नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 27 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं एनकेजी बुलेटिन पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज शो और ये हैं आज की बड़ी सुर्खियां। यूएनजीएमए में नेतन्याहू का ऐलान, कहा जंग रुकी नहीं है और न रुकेगी। गज्जा, ईरान और हमास को लेकर दिया फौजी हिसाब किताब का बयान। यूएन हॉल में बवाल, ज्यादातर देशों के डेलीगेशन ने फिलिस्तीन के हक में किया वॉकआउट। नेतन्याहू की भारी बेइज्जती, इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। गज्जा में आईडीएफ का मनोवैज्ञानिक युद्ध, लाउडस्पीकर पर चलाए नेतन्याहू के ही भाषण जैसे नाजी लाउडस्पीकर तराने बजाते थे। व्हाइट हाउस से संकेत, ट्रंप ने दिया भरोसा, कहा गजा की जंग जल्द खत्म होगी। ईरान की नई चाल, मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबरों से हिल गया नेतन्याहू। आज ट्रंप के साथ कर सकता है गुप्त प्लान पर चर्चा। तालिबान हुकूमत को नई ताकत, अमेरिका के बगराम एयरबेस वाले प्लान का रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने खुलकर विरोध किया। इन सुर्खियों के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमें भारत के किस शहर और किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नेतन्याहू का जंग का ऐलान सामने आया। उसने शुरुआत ही इस बात से कि हम रुकेंगे नहीं और रुकना जानते भी नहीं। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में गिनाया कि पिछले 2 साल में इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह के लीडर्स, यमन के हूथी कमांडर्स, हमास के नेताओं और यहां तक कि ईरान के साइंटिस्टों को निशाना बनाया। और फिर फख्र से कहा, मैंने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया है। गजा में मौजूद बंधकों को नेतन्याहू ने सीधा पैगाम दिया। कैसे? इजरायली फौज ने गजा की सरहद पर लाउड स्पीकर्स लगाकर उसका बयान गूंजाया। उसने कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें घर वापस न ले आएं। अब सुनिए ईरान पर उसका दावा। नेतन्याहू ने यूएन के स्टेज से 12 दिन की उस जंग का हवाला दिया जिसमें हजारों ईरानी नागरिक मारे गए। उसने कहा, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की मिलिट्री ताकत को तबाह कर दिया है और गज्जा को लेकर उसका साफ ऐलान है, हमने अभी खत्म नहीं किया है, हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। लेकिन यहीं पैदा होती है सबसे बड़ी विरोधाभास की कहानी, क्योंकि उसी वक्त वॉशिंगटन से ट्रंप कह रहे हैं गज्जा में जल्द ही जंगबंदी होने वाली है। तो सवाल यह है, एक कहता है जंग रुकी नहीं है, दूसरा कहता है अब खत्म होने वाली है। सच कौन बोल रहा है और झूठ किसके मुंह से झर रहा है? नेतन्याहू जंग जारी रखने की बात कर रहा है। यूएन हेडक्वार्टर में खड़े होकर उसने उस यूएन रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें इजराइल पर जेनोसाइड और गज्जा में भुखमरी फैलाने का इल्जाम है। नेतन्याहू मासूम बन गया, बोला ना कोई जेनोसाइड हो रहा है, ना कोई भुखमरी है गज्जा में, और सबसे सख्त लहजे में कहा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का फलस्तीन को मान्यता देना एक साफ पैगाम है कि यहूदियों का कत्ल करना उन्हें फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, नेतन्याहू की तकरीर असल में फौजी कारगुजारियों का हिसाब किताब थी। जंग में मारे गए हजारों आम लोग उसमें कहीं नहीं थे। गज्जा की गलियों में 66,000 से ज्यादा शहादतें हुईं, राहत की पुकारें दब गईं। लेकिन नेतन्याहू ने बस यही दोहराया कि हम अभी खत्म नहीं कर रहे, जंग जारी रहेगी। यह आवाज गजा की सरहद पर लगे लाउडस्पीकरों से गूंजती रही। और फिर आया वो लम्हा। कई बरसों से अपनी बातों से दुनिया को बांधने का दावा करने वाले नेतन्याहू के लिए यह किसी सियासी तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह यूएनजीए के पोडियम पर पहुंचा, ज्यादातर मुल्कों के डेलीगेशन उठकर बाहर चले गए। कुछ ने तो वहीं पर फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लगाए। नेतन्याहू बोलना शुरू करता उससे पहले ही दर्जनों देशों के प्रतिनिधि विरोध में वॉकआउट कर गए। नतीजा यह हुआ कि जो हॉल खचाखच भरा होना चाहिए था, वहां खाली कुर्सियां सन्नाटा गूंजा रही थीं। लेकिन नेतन्याहू अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ढीठपन दिखाते हुए बोलता रहा। कुछ देश जो अमेरिका के दबाव में हैं, उनके प्रतिनिधि वहीं बैठे रहे और तालियां भी बजाते रहे। मगर यह मंजर साफ बता रहा था, इजराइल दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका है। दूसरी तरफ छोटे हों या बड़े, तमाम देश एक ही पैगाम दे रहे थे,
फिलिस्तीन की आवाज दबाई नहीं जाएगी। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। दोस्तों, नेतन्याहू के लिए आज का दिन किसी सियासी तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि सच तो यह है, अगर हॉल से लोग उठकर चले जाएं और आप माइक पर अकेले बोलते रह जाएं, तो वह भाषण नहीं होता, वह आपकी तन्हाई का ऐलान बन जाता है। आज की खाली कुर्सियां और गूंजता सन्नाटा यही गवाही दे रहा है कि दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और इजराइल का प्रधानमंत्री अकेला पड़ चुका है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। फौजी गाड़ियों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर और गज्जा की तबाह गलियों में गूंजते नेतन्याहू के जुमले। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह तरीका नया है? नहीं, दुनिया ने इसे पहले भी देखा है। नाजी कैंपों में ऑशविट्ज, डखाउ और बुकेनवाल्ड में, जहां लाउडस्पीकरों से हिटलर के भाषण और नाजी तराने बजाए जाते थे। मकसद साफ था, खौफ बिठाना, लोगों को दबाना और अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाना। और आज गज्जा में वही मंजर दोहराया गया। एक बर्बाद शिविर, भूखे प्यासे लोग और ऊपर से गूंजती हुकूमत की जबरदस्ती की आवाज। फर्क सिर्फ इतना है, तब यूरोप था, आज गज्जा है। तो क्या नेतन्याहू वक्त से कुछ नहीं सीख पाया? क्या उसने सिर्फ हिटलर से ही सीखा? आज की तस्वीरें यही बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जहां गजा में धुआं और मलबा छाया है, वहीं वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के साथ कहते हैं, मुझे लगता है हमारे पास डील है। ये डील गजा के लिए है, बंधकों को घर लाएगी और जंग को खत्म करेगी। एक तरफ नेतन्याहू का ऐलान, जंग जारी रहेगी, और दूसरी तरफ ट्रंप का दावा, डील पक्की है, जंग खत्म होगी। तो फिर सच कौन बोल रहा है और झूठ किसके मुंह से निकल रहा है? डील हाल ही में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई बातचीत से सामने आई है। ट्रंप ने इसे गज्जा में अमन और बंधकों की वापसी की डील बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई, यह समझौता न सिर्फ जंग रोकने में बल्कि पूरे इलाके में स्थिरता लाने में मदद करेगा। गज्जा की डील के साथ साथ मामला वेस्ट बैंक का भी है। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा और बाकी अरब देशों ने भी दोहराया, हमने ट्रंप को चेतावनी दे दी है, अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे कि उनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी साफ पैगाम, नेतन्याहू को काबू में रखो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आया ट्रंप का बयान, टाइम टू स्टॉप, वक्त है ठहरने का। मैंने कह दिया है, इजराइल से कसम खाई है, इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। तो क्या यह अरब देशों की सख्ती का असर है? क्या चेतावनी काम कर गई? कल रात और आज सुबह के बीच अमेरिका में एक और अहम मुलाकात हुई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे। एर्दोगान ने कहा, हमारी बातचीत में एक समझ बनी है, हम एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच चुके हैं। गज्जा सीज फायर प्लान को लेकर अब पूरी दुनिया में कानाफूसी है। बात साफ है, अमेरिका और तुर्की के बीच इस मसले पर एक समझ बन गई है। यानी जो प्लान बना है उस पर एर्दोगान भी मुतमईन है और ट्रंप भी आश्वस्त। लेकिन बड़ा सवाल यह है, वो प्लान क्या है? यह अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर गज्जा का निजाम संभालेंगे? क्या वही गज्जा का हुक्मरान बनेंगे? और क्या तुर्की इस पर राज्य है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की और सीरिया के लिए जो विशेष दूत हैं टॉम बैरेक, उन्होंने भी मिडिल ईस्ट को लेकर एक बेहद अहंकारी बयान दिया। उसने कहा, मिडिल ईस्ट में कोई असली राष्ट्र नहीं है, ये सिर्फ जनजातियां हैं, कबीले हैं और गांव हैं। लोग पहले व्यक्ति होते हैं, फिर उनका खानदान, फिर उनका गांव, फिर उनका कबीला और उसके बाद ही कोई समुदाय बनता है। यानी साफ पैगाम, दुनिया जिन देशों को राष्ट्र कहती है उन्हें पश्चिमी ताकतें अब भी सिर्फ बिखरे हुए कबीलों और बस्तियों की तरह देखती हैं। फिर उनके धर्म यानी रिलीजन आता है और आखिर में उनके लिए मुल्क आता है। यानी ये अपने आप में कोई मुल्क नहीं है। मिडिल ईस्ट कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और इसने मिडिल ईस्ट के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। तो सवाल यह है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? नेतन्याहू कहता है, मैंने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया,
और अमेरिका कहता है मिडिल ईस्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जरा सोचिए अरब देश जो अमेरिका में भर भर के पैसे ठूसते हैं क्या सोच रहे होंगे। और याद रखिए ये वही बंदा है जो डोनाल्ड ट्रंप का भेजा हुआ है। अब बात सीरिया की। नेतन्याहू ने यूएनएजीए में साफ कहा, हमने सीरिया की नई हुकूमत के साथ गंभीर बातचीत शुरू कर दी है। हम बहुत संजीदगी से मोल भाव कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और हम जल्दी ही एक मुआवजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद साफ है, दोनों देशों की खुद मुख्तारी कायम रहे और जो समझौता होगा वह इसी आधार पर होगा। खासतौर पर सीरिया में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जैसे ड्रूस कम्युनिटी, उनकी सुरक्षा को लेकर नेतन्याहू का दिल खासा मुड़ा हुआ है और यही मुद्दा सीरिया इजराइल के बीच हो रहे मुआवजे में सबसे बड़ा पॉइंट बनाया गया है। दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का मिलिट्री बेस फिर से बनाने की मुखालफत कर दी है। ये सब अमेरिका के उस आदेश के खिलाफ हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान हुकूमत से बगराम एयरबेस मांगा था। याद रखिए, बगराम एयरबेस इस इलाके का सबसे बड़ा एयरबेस है और यह चीन के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। पाकिस्तान में भी असर हो सकता है, ईरान में भी। अफगानिस्तान एक भूमिबंद मुल्क है, इधर ईरान है, उधर पाकिस्तान, पीछे रूस और पास में चीन। और इन्हीं चार पड़ोसी देशों ने मिलकर अमेरिका की इस मांग का विरोध किया। उनका कहना साफ है, यह अफगानिस्तान का खुद मुख्तारी का सवाल है। कोई विदेशी फौज बिना हमारी मंजूरी वहां नहीं आएगी और बिना अफगान सरकार की अनुमति किसी का मिलिट्री बेस नहीं बनेगा। लेकिन असल में इन सबको अपनी अपनी फिक्र है, क्योंकि अगर अमेरिका वापस बैठ गया तो खेल का मैदान पूरी तरह बदल जाएगा। अब जो हालात चल रहे हैं वह तब नहीं चल रहे थे जब अमेरिका वहां से निकला था। यूक्रेन में कोई जंग नहीं थी, इजराइल को बचाने के लिए ईरान पर हमले नहीं हुए थे, गज्जा में जंग नहीं थी, पाकिस्तान और सऊदी अरब की कोई डील नहीं बनी थी और डिफरेंस डीलों की बाढ़ भी अभी शुरू नहीं हुई थी। आज नेतन्याहू और ट्रंप ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा कर सकते हैं। एपी एनालिसिस और सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स और मिसाइल फैसिलिटीज को फिर से बना रहा है, मिसाइल बनाने के अड्डों पर काम तेज कर रहा है। न्यूक्लियर हथियार अभी नहीं, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ऐलान ईरान कर चुका है और यही बात नेतन्याहू को थोड़ा घबराने पर मजबूर कर रही है। आज देर रात यह मामला ट्रंप के साथ चर्चा का विषय हो सकता है। उधर ईरान ने कहा है, आईएए के साथ हमारा मुआवजा तब तक वैलिड है जब तक हम पर कोई हमला नहीं होता या कोई पाबंदी नहीं लगती। अगर ये दोनों काम होंगे तो समझ लीजिए हमारा और आईएए का समझौता टूट जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और अहम खबर आप तक सीधे पहुंचती रहे। याद रखिए, सच की तलाश में हम हमेशा आपके साथ हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और आवाज उठाते रहिए। धन्यवाद।